हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और ज़रार खुड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आज वसतुल्लाह हमारे साथ नहीं है, कल दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। आज हमारी मेन स्टोरी है कि पावर ब्रेकडाउन मुल्क में क्यों हुआ, मगर उससे पहले एक वाक़या जो सिंध के ज़िला खैरपुर के इलाके पीर जो गोट में हुआ, उस पर सोशल मीडिया पर भी बहुत बात हो रही है कि एक 7 साल बच्ची को अगवा करके उसको मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद उसको कत्ल कर दिया गया। जो अभी तक हमारे पास इत्तलात हैं कि जो पुलिस है उसने अभी तक केस दर्ज नहीं किया है। वो ये कह रहे हैं कि जब लड़की के वालिद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पे शक नहीं है और वो चाह रहे हैं कि वो 24 घंटे इब्तदाई तहकीकात कर लें, उसके बाद केस दर्ज करें और जो इर्द गिर्द लोग हैं उनसे पूछ लें कि अगर किसी भी तरह से कातिल का कोई क्लू मिल जाए। तो डॉक्टर ने अलबत्ता इस बात की तस्दीक कर दी है कि उस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है और उसके बाद उसको मारा गया है। वाक़या ज़ाहिर है खौफनाक है, मगर हमारे मुल्क में इतने वाक़यात आ रहे हैं तसलसल के साथ कि अच्छा, अब इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यकीनन देखें, अक्सर सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में पता लगता है आपको सोशल मीडिया पर, स्पेशली अगर वो बड़े शहरों में नहीं है तो पहले सोशल मीडिया से ही आता है। सिंधी मीडिया और सिंधी चैनल्स ने ज़ाहिर है कि इसको कवर किया है, इब्तिदाई कवरेज ही है और बहुत लोगों ने टैग भी किया, तो हमने कहा कि आपको एक अपडेट दे दें। एक छोटी सी गुजारिश है, बल्कि काफ़ी सख्ती से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस किस्म के किसी इशू को हाईलाइट करना चाहें तो बराए मेहरबानी बच्ची या बच्चे की लाश की तस्वीरें ना इस्तेमाल करें और बिलखसूस उनकी लाश की वीडियो अपलोड ना करें। और भी बहुत तरीके होते हैं और जाहिर है कि जैसे अभी आप कह रहे थे मुबशर कि इतने इस तरह के वाक़यात होते हैं कि शायद इंडिविजुअली इनको कवर करना नामुमकिन अब हो गया है। लेकिन जो भी है, जब कल तक इसकी जो भी अपडेट होगी हम उसका फॉलो अप करेंगे और जैसे पुलिस कह रही है कि वो तहकीकात के लिए 24 घंटे लेना चाह रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कातिल इसका पकड़ा जाएगा। अब आ जाते हैं जनाब, जो हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब जो मुल्कगीर एक बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ और कम से कम 10 घंटे तक जो है मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री जो है उसमें लाइट नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहाल होनी शुरू हुई और अब तक की इत्तलात के मुताबिक बहुत सी जगह पर जो है कभी लाइट आ रही है कभी जा रही है। उसकी वजह यह है कि गुद्दू पावर प्लांट जहाँ से ये सारा ट्रिपिंग शुरू हुई, जहाँ इब्तदाई जो फॉल्ट आया जिसके बारे में वज़ीर उमर अयूब ने भी बताया, तो उसमें वहाँ पर अब जो इब्तदाई तहकीकात हुई हैं उसमें ये बात सामने आई है कि ये एक इंसानी गलती थी। वो गलती क्या थी अभी तक, क्योंकि बहुत टेक्निकल है, हम भी उस चीज़ को के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, मगर अब तक जो इत्तलात आई हैं कि 7 लोगों को गुद्दू पावर प्लांट के सस्पेंड किया गया है, जिसमें असिस्टेंट एडिशनल प्लांट मैनेजर सोहेल अहमद हैं, जूनियर इंजीनियर दीदार अली चीमा हैं, फोरमैन अली हुसैन गोलो हैं और ऑपरेटर्स और अटेंडेंट्स जो हैं अयाज हुसैन, सईद अहमद, सिराज मेमन और इलियास अहमद। अब अच्छा, हमेशा बिल्कुल निचली सतह बिल्कुल बिल्कुल जाहिर है। और अगेन सवाल ये है कि बिल्कुल ह्यूमन एरर है या एक सिस्टम का भी एरर इसके साथ साथ है। अब अगेन ये भी इब्तिदाई तहकीकात जो है, इनको जो निकाला है अभी निकाला, इंक्वायरी होनी है, लेकिन इंक्वायरी करने वाले भी वही हैं जो इस सारे सिस्टम को चला रहे हैं। अलबत्ता नेपरा ने भी आज नोटिस लिया है, उन्होंने भी कहा है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी रिपोर्ट मांगी है कि उन्हें जल्द से जल्द बताया जाए कि ये क्यों हुआ। मगर आज डॉन अखबार में ख़ासी तफसीली ख़बर आई, खलीक कियानी जो करस्पॉन्डेंट हैं उनका ये कहना है कि बिल्कुल इंसानी गलती अपनी जगह, मगर अगर हम सिस्टम को देखें तो इस सिस्टम को जो चला रहे हैं, मसलन जैसे सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी गुद्दू बैराज जहाँ पे है, नेशनल ट्रांसमिशन और डिस्पैच कंपनी NTDC और नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर हैं, इन सब के जो हेड्स हैं यानी जो सरबराहान है वो आर्जी तौर पर तैनाती उनकी हुई हुई है और एडहॉक बेसिस पे चल रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, ये काफ़ी सालों से यही सूरत हाल है, जिसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन है या जो डिसीजन मेकिंग है उसमें फ्लॉज हैं। और अब यहाँ हुआ ये है कि गुद्दू बैराज पे जो फॉल्ट आया है उससे एकदम फ्रीक्वेंसी 0 पे आई है और तमाम मुल्क की लाइट चली गई। हालांकि होना ये चाहिए था कि गुद्दू के अगर
ट्रिप किया है तो बाकी रीजन्स को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था। और ऐसा ही सिस्टम एक डिवाइस किया गया था कि अगर एक रीजन में कहीं कोई पावर प्लांट ट्रिप करता है तो जाहिर है बाकी जगहों पे वो इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, मगर ये बहुत ये जो सिस्टम है ये कब बनाया गया था? ये सिस्टम बनाया गया था 2015 में, क्योंकि आपको याद होगा कि ये एक लिस्ट है, अगर ये स्क्रीन पर चला दें, कि 21वीं सदी में दुनिया भर में कहाँ कहाँ कितनी लंबी इस तरह के मुल्क भर ब्रेकडाउन्स हुए हैं। तो पाकिस्तान, आई मीन इसमें मेक्सिको भी है, ब्राज़ील भी है, वियतनाम भी है। पाकिस्तान का नंबर आता है 26 जनवरी 2015 को, जब 2 घंटों के लिए, आपको याद होगा शायद, मुल्क भर में बिजली चली गई थी। अच्छा, अब खलीक कियानी साहब की जो स्टोरी है, अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें ज़्यादातर जिन लोगों को कोट किया हुआ है वो लिखा हुआ है सीनियर ऑफिशियल, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इसकी वजह ये है कि इस वक्त पर कोई ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि कह रहे हैं कि यार ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। कंट्रोवर्शियल इसलिए क्योंकि जब शिबली फराज साहब ने इस पर बात की तो जाहिर है उन्होंने ये कहा कि जी पिछली हुकूमतों ने आपकी ट्रांसमिशन सिस्टम पर काम नहीं किया था। अब जाहिर है कि उस वक्त तक उनके पास भी पूरी मालूमात नहीं थी, तो एक जो इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होता है स्पोक्समैन का, और खासतौर पर आजकल, वो यही है कि यार इन पर सबको डाल दो। चुनाचे जिनसे मेरी बात हुई है इस पर, वो भी अपना नाम नहीं लेना चाहते, और मैं बिल्कुल एक सेकंड के लिए प्रिटेंड नहीं करूंगा कि हम दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ट्रांसमिशन एक्सपर्ट है। मुझे पता है कि आजकल सब एक सेकंड के अंदर एक्सपर्ट बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो मुझे जो उन्होंने समझाया है कि 2015 के बाद एक सिस्टम बनाया गया था, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, कि अगर एक जगह एक जोनिंग उसको कहते हैं, अगर एक जोन ट्रिप होता है तो वहां पर सर्किट ब्रेकर लग जाए ताकि दूसरा जोन ट्रिप नहीं होता। अब ये बात हमारी समझ में इसलिए आती है क्योंकि हमारे घरों में भी यही निज़ाम है। आपका जो सर्किट बॉक्स होता है उसका भी ऑपरेशन यही है कि अगर एक जगह शॉर्ट सर्किट होती है तो वो पूरे घर के सिस्टम में ना फैले, और यहां पर ऐसा ही हुआ है। तो सवाल ये बनता है कि ये जो सिस्टम आपने बनाया था मॉनिटरिंग का और इवैल्यूएशन का, अब उसको आपको हर साल टेस्ट भी करना होता है और उसको स्ट्रीमलाइन भी करना होता है, क्योंकि ये जो अब सेंट्रल पावर जो जनरेशन है गुद्दू के, वहाँ पर अगर ट्रिप होता है तो उसके बाद फ़ौरन ही जो NTDC है, नेशनल ट्रांसमिशन की जो वो है कंपनी, उसका रोल आ जाता है कि जिसका काम है इस चीज़ की प्रोटेक्शन करना कि ये जब ट्रिप करेगा तो ऐसा प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म हो कि दूसरी रीजन्स अफेक्ट ना हो। तो वो नहीं हुआ, लिहाजा NTDC भी बीच में आती है, नेशनल ट्रांसमिशन, डोमिनो इफेक्ट हुआ और सबकी सब लाइट चली गई। और इस दफ़ा ज़ाहिर है 2 घंटे के लिए नहीं गई, ज़्यादा घंटों के लिए गई, और बहुत से, और अभी तक फॉल्ट के बारे में ये है कि मसाइल हैं। अच्छा, अब ये जो सिस्टम है ना जोनिंग का, जो सर्किट ब्रेकर, मैं सर्किट ब्रेकर कहूँगा क्योंकि मेरी भी समझ में आएगा और आपकी भी समझ में इंशाल्लाह आएगा। अभी ऐसा है कि एक दफा, ऐसा नहीं है कि आपने एक दफा बना दिया और फिर आपने छोड़ दिया। इसको आपको हर साल, और स्पेशली क्योंकि पिछले सालों में कैपेसिटी ऐड हुई है, मतलब जनरेशन ऐड हुई है, अभी भी मेरा ख्याल है कि कल भी 10,500 मेगावाट आ रहा था, ठीक है। आपको हर साल इसको रिवाइज करना है, फाइन ट्यून करना है और रिकैलिब्रेट करना होता है। आसान मिसाल अगर मैं दूं कि अगर कल आपकी गाड़ी खराब हो और आप मैकेनिक के पास जाएं और वो पूछे आपसे कि आपने गाड़ी की सर्विसिंग कराई थी, उसने कहा यार जब 5 साल पहले की थी ना यार, तो ऐसा नहीं होता ना। ऑयल जब गाड़ी ली थी तो मैंने ऑयल चेंज किया था, मुझे उसके बाद चेंज करने की क्या जरूरत है। तो फिर आपकी जो गाड़ी का हाल होगा वो ही हमारा हाल यहाँ पर हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ है, क्योंकि धुंध जो है वो उसका फिनोमिनन भी यहाँ ऐड हुआ है। आपको पता है सदर्न पंजाब और सिंध और सेंट्रल पंजाब तक ये धुंध का फिनोमिनन फैला हुआ है, और उसकी वजह से होता ये है कि जो तारें हैं बिजली की, उनके ऊपर भी नमी और मट्टी वो हो जाती है। तो इस हद तक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में कहा गया था कि उन तारों को आप वॉश करेंगे ताकि वो, लेकिन जाहिर है वो आपको पता है हम किसी भी ऐसे वाक़े के बाद फौरी तो हम दिखा देते हैं फुर्तियाँ, लेकिन ये है कि जैसे ही वो टाइम गुजर जाता है वो गर्द बैठ जाती है, इंक्वायरी कहीं जो है कागज़ों के अंबार में चली जाती है, तो फिर दोबारा से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। SHO को तब्दील कर दोगे लेकिन खाने के निज़ाम को नहीं बदलोगे, तो सिलेबस वही रहेगा। अच्छा, एक और जो आपने अभी बात की फॉग की, अब ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप नोट करें कि अक्सर जो पिछली दफ़ा इस तरह का हुआ था 2015 में, वो भी जनवरी में हुआ था, तकरीबन इसी तरह की क्लाइमेट कंडीशंस थी, काफ़ी ठंड थी। एक और चीज़ होती है सर्दियों में
कि एक तो जिन लोगों से मेरी बात की और वो साबिक और सर्विंग ऑफिसर्स दोनों उसमें इंक्लूडेड, अगेन मैं नाम नहीं लूंगा, हमारी जो ग्रिड है पूरी वो काफी नाजुक है, क्योंकि इसमें कहते हैं पोलराइजेशन है कि या तो नॉर्थ में होती है जनरेशन या साउथ में होती है। अभी इस वक्त पर नॉर्थ में जनरेशन नहीं हो रही, मतलब पंजाब साइड में, क्योंकि हाइडल अभी जनरेट हो नहीं रहा, अभी वो कनाल्स की सफाइयां चल रही है फॉर माय नॉलेज। दूसरी बात, और अब यहाँ पर थोड़ा सा एक सियासी इसमें भी रंग आ जाता है, वो ये है कि आपके एलएनजी के प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं। क्यों बंद पड़े हुए हैं, ये इशू तो हर बार डिस्कस हुआ है, एलएनजी का ये, एलएनजी का वो। चुनाचे पूरी जो जनरेशन है वो हो रही है साउथ में, जैसे हबको एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कंजप्शन सारी हो रही है ज्यादातर नॉर्थ में, तो एक इम्बैलेंस आपकी ट्रांसमिशन में बन गया है, ये भी मुझे बताया गया है। अच्छा, 3 जगह हैं जहां पर फॉल्ट हो सकती है। एक तो जनरेशन पॉइंट, मतलब कि पावर प्लांट आपको है, साइवाल पावर प्लांट हो गया या जो, दूसरा ग्रिड स्टेशन जहां पर बिजली जा रही है और वहां से ट्रांसमिट हो रही है, और थर्ड ट्रांसमिशन लाइन। यहां पर ट्रांसमिशन लाइन का मसला नहीं था, शायद ग्रिड का भी मसला, स्टेशन का भी मसला नहीं था, पीछे से मसला है। तो ये कहना कि ट्रांसमिशन की कैपेसिटी का मसला है, ये शायद बात गलत है। लेकिन तशवीशनाक मसला ये होता है कि कितना फ्रेजाइल है ये सिस्टम, कितना नाजुक है कि एक ज़रा सी गलती से, अगर यहाँ ह्यूमन एरर हम तस्लीम कर लेते हैं, क्योंकि इब्तदाई जो फाइंडिंग्स हैं वो यही कह रही हैं कि एक छोटी सी इंसानी गलती से एक डोमिनो इफ़ेक्ट होता है और पूरे मुल्क की लाइट चली जाती है। तो जो प्रोटेक्शन का निज़ाम है, मेरे ख्याल में एनटीडीसी को ये ज़रूर सोचना होगा कि उसको कम से कम उनको गौर से देखना पड़ेगा और इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि खुदा ना करे अब आगे अगर ये दोबारा चीज़ होती है तो कम से कम वो उस पावर प्लांट तक ही रहे, आगे ना जाए। अच्छा, पावर प्लांट्स के भी ट्रिप होने का कोई ऐसा जो है रेगुलरली ट्रिप होते हैं पावर प्लांट्स, मतलब महीने में कोई 4 दफ़ा भी हो जाते हैं, 2 दफ़ा भी हो जाते हैं, 3 दफ़ा भी हो जाते हैं, तो उससे लेकिन ये होता है कि उस रीजन को अफेक्ट होता है, बाकी नहीं होते। मगर इस दफ़ा जो हुआ वो ये हुआ कि पूरा मुल्क इफ़ेक्ट हो गया और बिजली जाने का मकसद पूरे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब ये जो है ना यार, आपने अच्छी बात की कि कितना नाजुक है और कितना वल्नरेबल है। बिल्कुल। अब देखो, मेरी नज़र में तो यार ये एक एक्चुअल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी है आपकी, बिकॉज आई मीन अब अगेन, और अगले सेगमेंट में हम इस पर ही बात करेंगे किस तरह की अफवाहें फैल रही थी अंधेरे के दौरान। लेकिन अगर सीरियसली थोड़ा सा बंदा सोचे तो अगर इतना आपका वल्नरेबल सिस्टम है, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई एनिमी एक्शन हो या जंग के दौरान, कितनी आसानी से सैबोटाज हो सकता है। बिल्कुल, ये भी आप सोचिए। अगर मतलब एक आपने अपना बंदा वहां पे डाल दिया है, या आपने कोई वायरस अपलोड करा दिया है, जो जैसे ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम में स्टुक्सनेट पर का अटैक है, सो लुक व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, ये चीज़ भी है कि अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि क्या कोई हैकिंग अटेम्प्ट भी हो सकती है या नहीं हो सकती। दूसरा, रूल आउट नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि हमारे कुछ प्लांट्स जो हैं वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी हैं, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। जाहिर है कि जब सब चीज़ें ट्रिप करती हैं और बिजली की जो एकदम सप्लाई रुक जाती है तो तशवीश का मकाम है। आई होप, और हम हर दफ़ा यही कहते हैं, शायद 2015 में भी यही कह रहे थे कि हमें उम्मीद है कि अब शायद जो ये पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं इस चीज़ को देखेंगी, और जो इंक्वायरी भी होगी वो कम से कम इस बात का तो तयन करेगी कि ऐसा मैकेनिज़्म बना दिया जाए कि जो प्रोटेक्शन का जो निज़ाम है, जो एनटीडीसी के अंडर आता है, उसको कम से कम इंश्योर किया जाए। देखो, गलतियों से नुकसान होता है, लेकिन ज़्यादा नुकसान होता है अगर आप गलतियों से सीखें मत। बिल्कुल। तो लेट्स लर्न एंड ट्राई टू डू बेटर, यही हम कह सकते हैं। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। अच्छा, जब तरक्की याफ्ता मगरबी ममालिक में ऐसा हो जैसे पाकिस्तान में हुआ था ओवर द वीकेंड कि 10 घंटे के लिए मुल्क भर में बिजली चली जाए, तो वहाँ पर पता है क्या होता है, लोग पागल हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल सटिया जाते हैं, तोड़ फोड़ में लग जाते हैं, दुनिया तबाह हो गई, लूट मार एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कोई एटीएम लेके भाग रहा है, कोई डबल रोटी टॉयलेट पेपर पर, पता नहीं क्यों ये लोग पागल हो जाते हैं, इतना पता है, लेकिन उस पर हम बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ 2 चीज़ें होती हैं, लेकिन हम तोड़ फोड़ नहीं करते, हम लूट मार नहीं करते, वो एवरेज डे पे हम कर लेते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो हम अफवाहें फैलाते हैं
और दूसरा हम बैठकर मज़ेदार मीम्स बनाते हैं कंप्यूटर्स पर। हमारे ये दो काम है और दोनों कामों में हमें महारत हासिल है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जब ब्लैकआउट हुआ तो व्हाट्सएप पर क्योंकि एंड्रॉयड है तो इसमें बैटरी बच जाती है, आपको पता है, तो उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगे कि सर मैं आपको बताता हूँ ये क्या हुआ है। अच्छा, उस वक्त कख किसी को नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जी ये जो अलहदगी पसंद बलोच तंजीमें हैं ना, उनकी दहशतगर्दों ने नसीराबाद पर एक हमला किया, वहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन उड़ा दी और पता नहीं कैसे लेकिन पूरे मुल्क में इस तरह से ब्लैकआउट हो गया। जब मैंने पढ़ा मैंने कहा यार ये थोड़ी सी सुनी सुनाई बात लग रही है, और फिर थोड़ा सा सर्च किया, गूगल भी किया, और पता लगा कि यार यही खबर 2015 में एक्सप्रेस ट्रिब्यून पर आई थी। और ये बात सही थी क्योंकि उस वक्त एक हमला हुआ था ये अगेन नसीराबाद पे, तो गुड्डू पावर प्लांट से जो सिंध और जो सिब्बी तक जो ट्रांसमिशन थी वो मुतासिर हो गई थी। कोई बात नहीं, बड़ी बात वो हो गया, 5 साल पुरानी बात है। मजेदार बात क्या है कि ये बात व्हाट्सएप तक नहीं रही। वही जो 2015 की स्टोरी थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, अगर आप देख रहे हैं उसकी डेट 26 जनवरी 2015, वो कल बिजनेस रिकॉर्डर ने मुकम्मल कॉपी पेस्ट करके चला दी, इस हद तक कि उसमें यूनुस दागा साहब को भी कोट किया, हालांकि यूनुस दागा साहब 2017 में ये ओहदा छोड़ गए थे। तो एक तो ये हैंड हुआ। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि नकल के लिए क्या चाहिए? अकल। अच्छा, मीम्स बनाने के लिए भी आपको जाहिर है कि ना सिर्फ अकल चाहिए, आपको एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी चाहिए, क्योंकि अपने ऊपर हंसना एक बहुत बड़ी बात होती है और बड़ी, वो भी अंधेरे में, और वो भी अंधेरे में, कि पता भी नहीं है कौन हंस रहा है, बस हंसने की आवाजें आ रही हैं कहीं से। तो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और मैं क्या आपको बताऊं कि ये कैसा लगता है किसी और को देखते हुए। मैं आपको मीम की शक्ल में ही दिखा देता हूं, जरा दिखाएं वो जरा पहले किश्ती वाली मीम, कि ये है पाकिस्तान टाइटैनिक की तरह किश्ती डूब रही है, और ये है पाकिस्तानी ट्विटर जो साइड पर गाने बजा रहे हैं। सिर्फ ये एक तस्वीर नहीं है, एक और भी इसी तरह की है, और ये शायद शाम से ये तस्वीर किसी ने ली है, और ये भी आज ट्वीट की थी किसी ने कि सर वहां पर जंग चल रही है और भाई को चेक करें गिटार प्ले कर रहा है। तो पाकिस्तानी सोशल मीडिया ये बंदा है जो गिटार प्ले कर रहा है। अच्छा, अब जाहिर है कि जब ये ब्लैकआउट हुआ तो सबका ख्याल था कि यार ये सिर्फ हमारे यहाँ हो रहा है। तो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर क्या सब लोग क्या एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, जरा दूसरी पिक्चर हमें दिखाएं अगर है हमारे पास। बिल्कुल, स्पाइडरमैन तुम्हारे पास घर लाइट है, तुम्हारे घर लाइट है, तुम्हारे घर लाइट है, तुम्हारे घर लाइट है, तो ये चल रहा था। अब जब पता लगा सबको कि यार भाई किसी के घर में लाइट नहीं है, तो लोगों ने कहा कि यार नहीं ये क्या हो गया और ये कैसे हल होगा। तो फसी ज़का साहब हमारे पुराने साथी, उन्होंने कहा कि यार मुझे पता है कि क्या हुआ। अगर उनकी ट्वीट दिखाएं कि यार इसको बहुत टाइम लगेगा तरबेले में, क्योंकि वो जो शौकत भाई है ना वो जंपर केबल घर लेके चला गया है, तो अभी और वो फोन भी अब अटेंड नहीं कर रहा और बिजली भी नहीं है, तो कैसे होगा ये काम। अच्छा, फिर जाहिर है लोगों ने अपने रेगुलर मजाक भी किए कि सर आप फिक्र ना करें, एक्शन हो गया है, SHO तरबेला को मुतल कर दिया है, यू नो, बिकॉज दैट इज ऑब्वियसली सबसे पहले ये काम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और जाहिर है कि लेकिन देखो हमारे लोग ना मतलब हम सियासत से हट नहीं सकते, और कम से कम अपनी जो एजेंडाज है ना उससे नहीं हट सकते। जैसे एक और जो हमारे साहब हैं, अगर अगली ट्वीट हम दिखाएं, वो कह रहा है कि यार ये वो मौका है जिसके लिए इतनी दिहाइयों से मोमबत्ती माफिया इंतजार कर रही है। और फिर मैं सोचने पे भी लग गया कि हो सकता है कि वही तो खूनी लिबरल नहीं है इन चीजों के पीछे, क्योंकि अक्सर आपको पता है कि हर चीज के पीछे कोई एक तेरे जैसा खूनी लिबरल मिल ही जाता है हमें। लेकिन फिर लोगों ने सोचा कि यार नहीं यार इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि एक दफा पहले भी एक ब्लैकआउट हुआ था, उसके बाद जो हुआ था ना वो अच्छा नहीं हुआ। तो अगर बिजली आई और हम लोगों ने टीवी ऑन किया और हमारे सामने ये मनाजिर आए तो क्या होगा, ये क्या होगा मेरे अजीज हम वतनों। लेकिन फिर लोगों ने कहा नहीं यार ये पुरानी बातें हैं, और फिर लोगों ने कहा कि पावर के आप फिक्र ना करें, पावर उनके पास ही है जो उसके पास पहले से थी। मजीद इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। कुछ और लोग सोचने लगे कि यार नहीं ये देखें इनका इसमें कोई हाथ नहीं है, ये इमरान खान साहब ने खुद ही किया है और मुल्क की बेहतरी के लिए किया है, क्योंकि उनको पता लगा कि मुल्क चल नहीं रहा। तो किसी IT वाले ने पूछा, और IT वाले का एक ही अगर नेक्स्ट दिखाएं जवाब होता है कि सर आपने ऑन और ऑफ ऑन करके देखा है, तो 10 घंटे ऑफ किया है, अब इंशाअल्लाह ताला रीबूट हो गया है, सब सेट हो गया है। और फिर कुछ मतलब जाहिर है कि जो हमारे PTI वाले भाई हैं उन्होंने कहा कि नहीं सर वी आर बिहाइंड यू स्किपर, और ये आप देखें कि कप्तान साहब मतलब बकायदा अपना पहिया घुमाएंगे, और पहिया घुमाने के बाद ये देखो एकदम लाइटें आपकी वापस आ गई। लेकिन फिर कुछ जले सड़े हुए लोग होते हैं, यू नो, बोसत जैसे, और वो किसी चीज को मतलब अच्छा समझ नहीं सकते। तो एक और भाई है हमारे, अगली ट्वीट अगर दिखा दें,
और उनका कहना था कि जी ये अगर कह रहे हो ना कि बिजली वापस आ जाए, बिजली वापस आ जाए, प्यार से पूछना, अगर बिजली को लगा कि वो ब्लैकमेल हो रही है ना तो फिर वो नहीं आने वाली, नहीं आने वाली। हालिया वाकयात के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। अच्छा अब ये तो चले जोक्स थे, इतना सीरियस ना लें। कुछ लोग मीम बनाते हैं और कुछ लोग खुद ही पूरी की पूरी मीम हैं, जैसे हमारे इंतहाई इज्जतमाब भाई जाहिद हामिद साहब। जाहिद हामिद साहब जैसे ही ये हुआ उन्होंने कहा पूरे पाकिस्तान में ब्रेकडाउन हो गया है, पाकिस्तान एयरफोर्स शुड बी ऑन रेड अलर्ट, गाइज बी रेडी। ठीक है, अब जैसे ही लोग सुनते ही नहीं, एयरफोर्स वाले मैं बताता हूं तुम्हें, सुनते हुए लोगों का रिएक्शन क्या था। एयरफोर्स इज ऑलवेज रेडी। लोगों का रिएक्शन क्या था अगली दिखाएं। जैसे ये भाई आ गया छुरी के साथ, जंग किधर है, जंग किधर है। ठीक है, लेकिन ये तो चलो मेरा ख्याल है कि शायद और नहीं करना चाहिए, जाहिद साहब का मजाक उड़ा रहा है, बहुत बुरी बात है। कुछ लोगों ने बिल्कुल मजाक इसको नहीं समझा और कुछ लोगों ने कहा कि सीरियसली सर हम भी आपके साथ आ रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे जहन में सवालात भी हैं। वो सवालात क्या थे जरा चेक करें कि एक बंदा पूछ रहा है कि सर ये लाल टोपी पहन के या कोई भी कलर चलेगा बॉर्डर पे जाने का। दूसरे बंदे ने सोचा कि यार किस किस्म का चवल इंसान है, उसने कहा लाल टोपी से इंडियन स्नाइपर को आपके सर पर लेजर नहीं दिखेगी। ये होती है सोच। और ये एक वजह है कि भारत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिकॉज इतनी हमारी सोच है, मतलब पूरा लाल लाल होके जाएंगे कि सर नाउ यू कांट सी मी। लेकिन फिर कुछ लोग अगेन इनकी तरह सीरियस नहीं थे और फिर वो ऐसी बातें गंदी गंदी बातें करने लग गए कि यार इनको अब सीरियसली ना लें, कि ये इनके तो कमरे में अगर लाइट कोई गलती से भी बंद कर दे ना तो ये बॉर्डर की तरफ निकल जाते हैं। और फिर कुछ लोगों ने सोचा कि यार अगर वाकई ये निकल गया और पीछे बिजली आ गई तो कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, जरा चेक करें कैसे लगेगा ये। ओ वापस वापस वापस। तो ये है अभी के लिए। लेकिन अगर आपको असल वजह देखनी है कि पाकिस्तान में इस तरह की क्या होता है, शिबली फराज साहब सर आंखों पर, लेकिन आप उनकी बातें ना माने, ये सिर्फ ऑपोजिशन का काम नहीं है, ये सर ये हमारे पर है, गुनहगार अवाम पर है। क्यों, चेक करें। ऑडियो नहीं, ये चेक करें भाई को। तो ये जबरदस्त। अच्छा तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो जाहिर है आपको पता है हम IMF से बहुत तंग रहते हैं, तो हमारे एक भाई ने अभी ट्वीट पे कहा, उन्होंने कहा मुझे ये लगा कि IMF वाले मेरे बिजली का मीटर ले गए। ये भी हो सकता है क्योंकि हम बिल नहीं पे कर पा रहे और हुकूमत बढ़ाए चले जा रही है, तो जाहिर है फिर अब ना हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो IMF वाले डायरेक्टली आए, हमारा मीटर उतार के ले गए। नहीं, कुछ लोगों ने देखो और भी बहुत किया। अच्छा यूट्यूब की सही कमाई हुई है कि क्या हो रहा है। अच्छा वही है कि वीडियो खोलो तो कहो कि बिजली चली गई है, लेकिन मतलब मार्केटिंग आपको करनी होती है। और एक बंदे ने कहा कि अगर हकीकत टीवी से कवर कर रही होती ना तो उनकी हेडलाइन ये होती कि इजराइल पाकिस्तान पर हमला करने वाला था, हमें पहले से पता लग गया तो हमने बत्तियां बंद कर दी ताकि वो जाके भारत पर बॉम्ब गिरा दे। सोच है सर। और इसी बात पर एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। अच्छा अगर अब देखने के मैं मुस्कुरा रहा हूँ वो इसलिए है कि बहुत कम मौका मिलता है कि आप एक किसी बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी के ऊपर बात करने का मौका मिले हमें। ज़्यादातर तो कोई तबाही बर्बादी या कत्लो गारत ही चल रही होती है। स्टोरी अगर पाकिस्तानी और उस पाकिस्तान बिल्कुल और पाकिस्तानी पॉजिटिव स्टोरी किसी पाकिस्तानी निजात शहरी की तरफ से आए हो तो और भी खुशी होती है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर उमर अतीक की। यकीनन आपने पिछले हफ्ते 10 दिन में ये खबर पढ़ी होगी। डॉक्टर उमर अतीक एक पाकिस्तानी निजात अमेरिकन शहरी हैं, डॉक्टर हैं वहाँ पर, बल्कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और पिछले 30 सालों से वो अमेरिका में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अल्लाह ने बहुत कामयाबी भी दी और कामयाबी के साथ इज़्ज़त भी दी। अब आपको पता होगा कि अगर आप या आपके किसी भी जानने वाले को कोई बहुत सीरियस इलनेस हो, मैं पाकिस्तान की ही बात कर रहा हूँ, तो जो मेडिकल बिल्स होते हैं वो आपके कमर तोड़ देते हैं। अक्सर हमने देखा है कि लोग
अपने जेवर बेच देते हैं, गाड़ियां बेच देते हैं, घर बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाहिर है कि मेडिकल इंश्योरेंस ना होने के बराबर है। अभी कुछ काम किया गया इस पर, जाहिर है कि अभी बहुत बड़ी चैलेंज है। अमेरिका में भी तकरीबन यही सिचुएशन है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है, शायद हमको यहाँ ये बात सुनकर हैरत हो, जो नहीं अफोर्ड कर सकते। और वहाँ का जो निज़ाम सेहत है वो यूके वाला नहीं है या कनाडा वाला नहीं है कि वो फ्री हो, ऐसे कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होती। तो 1991 में डॉक्टर अतीक ने आर्कनसॉ कैंसर क्लिनिक फाउंड की और 30 फरवरी 2020 में, मतलब पिछले साल ही, उसको बंद करना पड़ा फॉर वट एवर रीज़न। अच्छा, जब ये क्लियरिंग हो रही थी सारी चीज़ों की, तो डॉक्टर साहब को पता लगा कि उनके बहुत जो पेशेंट्स हैं, और ज़ाहिर कैंसर के पेशेंट्स हैं, कोई छोटी बीमारी नहीं है, उन्होंने अपने बिल्स नहीं दिए। तो फिर पता किया और टोटल उनको पता लगा कि तकरीबन $6.5 लाख के बिल्स अभी थे जो अदा नहीं किए गए। तो उन्होंने सोचा, और क्योंकि वो रिटायर भी कर रहे थे, थोड़ा सा अपनी क्लिनिक भी बंद कर रहे थे और क्रिसमस का भी मौका था, तो उन्होंने उन सबको एक ख़त लिखा कि मेरी क्रिसमस, आपके जो कर्जे हैं वो मैंने अपनी जेब से अदा कर दिए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी दुआएं मिली होंगी। और आई एम वेरी हैप्पी टू से कि डॉक्टर उमर अतीक अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो पर, अपने कीमती वक्त निकाल कर। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। मुझे ना आप बताएं कि ये पूरा आपका मेंटल प्रोसेस इसमें क्या था? आपको पता लगा कि इतना कर्जा बाकी बचा अभी नहीं अदा किया गया, और हालांकि मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि यार ये पैसा कैसे मैं निकालूं इन लोगों से, आपने ये नहीं किया, थोड़ा इसके बारे में बताएं। शुक्रिया। देखें, ये अल्लाह सुब्हान व तआला की एक ब्लेसिंग थी कि उसने हमें एक मौका दिया और हमने वो यूटिलाइज कर लिया। वरना दुनिया में ये सारी जो दुनिया चल रही है, ये उन लोगों से चल रही है जो अपना बाद में सोचते हैं, औरों का पहले सोचते हैं। आपने देखा आज पिछले साल भी कोविड की वजह से जी। बहुत से डॉक्टर, नर्सें, उन्होंने अपनी जान दे दी मरीजों के लिए। डॉक्टर साहब, $650,000। अब जाहिर है कि मैं स्टोरी पढ़ा था कि आपने अपनी अहलिया के साथ भी डिस्कस किया। पहला उनका रिएक्शन क्या था? आपका आइडिया था, उनका आइडिया था, या ये मतलब मिलकर आपने दोनों ने फैसला किया? ये एक्चुअली हम दोनों, हमारे बच्चे भी थे। अच्छा। ये क्रिसमस की बात है, तो it was a unanimous decision. There was no hesitation. कोई उस पे तरद्दुद नहीं था, उस पे कोई सोच नहीं थी। जो ये वही बात आपने सुनी होगी कि हम जो देते हैं वो दिया हुआ ही देते हैं, हमने अपनी जेब से कभी क्या दिया। सही कह रहे हैं। Hello? There was no problem. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान व तआला ने बहुत हमारी हैसियत, हमारी ज़रूरत, हमारी अहलियत से ज़्यादा अता किया, तो ये काम हो गया। एंड फ्रैंकली हमारा तो ख्याल भी नहीं था कि ये बात इतनी फैल जाएगी, ना हम चाहते थे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि आपने जब कंपनी को दिया था आउटस्टैंडिंग लेने के लिए, तो फिर जो चीज़ें सामने आई वो मैं पढ़ रहा था CNN में भी और BBC के आर्टिकल्स में भी, कि आपको ये पता लगा कि बहुत से लोग सिर्फ आपके बिल्स क्लियर करने के लिए डबल जॉब्स भी कर रहे हैं, एजेड भी हैं, कोई $10 माहाना दे रहा है। तो कितने ऐसे लोग सामने आए आपके? तकरीबन 200 थे। जब आखिर में हमने देखा तो तकरीबन 200 मरीज थे जो बेचारे बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जाहिर है कि देखिए हमारा जो इम्प्रेशन है, और शायद किस हद तक ये ट्रू भी है, कि मतलब अमेरिका में एक बड़ा कैपिटलिस्ट कल्चर होता है, और जैसे ये भी निज़ाम है जो मेडिकल पेमेंट्स का या हेल्थ इंश्योरेंस का, एक तरह से अगर मैं प्रेडिटरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो कुछ हद तक ये कलेक्शन एजेंसीज जाहिर है कि लोगों पे ज़्यादतियाँ भी करती हैं और या हरास करती हैं। इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, क्रेडिट रेटिंग आपकी ख़राब हो जाती है और मज़ीद मसले होते हैं। अब आपने जो पेमेंट की, जाहिर है आपने उस कंपनी, कलेक्शन कंपनी के थ्रू ही की होगी, वो हैरान नहीं हो गए कि यार ये किस तरह का बंदा आ गया हमारे सामने? लोग तो अक्सर कह रहे होते हैं कि यार मेरे पैसे निकाल के दे मुझे, और आप कह रहे हैं कि नहीं जी ये आप मेरी तरफ से ले लें। उनका रिएक्शन क्या था?
इनिशियली जब मैंने ये बात की तो उन्होंने मुझसे 1-2 बार पूछा, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं जो कह रहा हूँ मेरा मकसद वही है। देखें, हम सब, एंड इट्स नॉट बीइंग पॉलियनिश, हम सब की फितरत अच्छाई की तरफ ही माइल होती है और हर कोई उस बात पे खुश होता है, चाहे आप करें चाहे कोई और करे। वी आर ऑल इन इट टुगेदर। एक कॉमन ह्यूमैनिटी है हम सब की। तो and I'm not trying to be humble, लेकिन it's not that big of a deal। बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, हर दिन करते हैं। देखें, हमने तो जो अल्लाह ने तौफीक दी, हमारी ज़रूरत नहीं थी, ऐसे भी लोग हैं जो अपनी ज़रूरत को छोड़ के दूसरे की ज़रूरत पूरी करते हैं। बात तो उनकी होती है। बिल्कुल, बेशक। तो डॉक्टर साहब, आपके अपने बच्चे भी इसी प्रोफेशन में आए हैं? जी हाँ, वो उन्होंने भी अपने आप से ही, ना मेरी वाइफ मेरी, ना हमने उन्हें नेसेसरली इस तरफ माइल करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो चारों बच्चे, हमारे 4 बच्चे, 3 बेटे 1 बेटी, सो एवरीबडी हैज गॉटन इनटू मेडिसिन। वंडरफुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर आपसे बात जाएगी। आई नो हैव टू लीव फॉर अ मीटिंग, आपको फारिग कर देंगे अभी बस 5-10 मिनट में। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उमर अतीक साहब से। तो डॉक्टर साहब, देखिए, थोड़ा बहुत तो आपके बारे में हमने पढ़ा है, थोड़ा सा मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ कि आपकी मतलब जो तालीम थी वो पाकिस्तान में हुई और फिर आप यूएस शिफ्ट करें। हाउ हैज योर जर्नी बीन? It's been a fascinating journey. It's been a humbling journey. It's been a growth, the path to growth. Alhamdulillah. खैबर से, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से, फिर खैबर, फिर यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है अपना। जी बिल्कुल। वेरी इन्वॉल्व्ड इन दैट। मैं 2004 में उसका प्रेसिडेंट भी था। फिर उनके थ्रू जो काम किया, अपना सेहत हमारा एक प्रोग्राम था फॉर बेसिक हेल्थ। उसके बाद डॉक्टर नसीम अशरफ, जो एक्चुअली खैबर से ही हमारे कज़न भी हैं, टोटली लवली पर्सन। फिर उन्होंने कोशिश की प्रेसिडेंट मुशर्रफ के टाइम में फॉर NCHD। सो दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन। यहाँ पे भी इसी तरह का चल रहा है। एक मौका मिला था एक कायदे आज़म पे एक मूवी बनाने का, उसमें शामिल होने का। जना didn't go much far, was not a commercial success, but it was a debt of love that we had to him. So things alhamdulillah chal rahi hai, and then I was honored to have the name of Peshawar and Pakistan with me when I jab mujhe yahan pe Marcus American Society का president elect किया after being the speaker and the chair of the board of trustees. It was the first non-European American, as I call them, and then as the chair of the board of governors. डॉक्टर साहब, सॉरी अब बात काट रहा हूँ। अब जाहिर है कि लोग देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप एक बहुत वेल नोन रिस्पेक्टेड ऑन्कोलॉजिस्ट है और ऑन्कोलॉजी भी एक बहुत आई थिंक मुश्किल फील्ड है विद इन मेडिसिन। लोग कामयाबी देखते हैं, लेकिन जाहिर है कि वहाँ पहुँचने तक कितनी जिद्दोजहद करनी पड़ती है, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो बहुत लोग अभी आपको देख रहे हैं पाकिस्तान में और यकीनन लाइक मी दे आर वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू। अगर आप उनको एक कोई मैसेज देना चाहें लाइफ के बारे में, स्ट्रगल के बारे में, डिटर्मिनेशन के बारे में, वो क्या होगा? You just हर दिन उठें और अपनी तरफ से जो कर सकते हैं करें, बाकी जो है अल्लाह ताला पे छोड़ दें। जो जहां पहुंचता है उसकी अपनी मेहनत मुशक्क़त तो होती है, लेकिन ये अल्लाह का बड़ा करम भी होता है, लक भी होती है। और अगर किसी के पास वो लक ना हो तो उसको ये न जाने कि उसने मुशक्क़त नहीं की। बहुत लोग मुशक्क़त भी करते हैं लेकिन वहाँ नहीं पहुँच सकते। सो आई थिंक इट इज़ जस्ट अ होल वर्ल्ड
अपनी तरफ से काम करें, सब दूसरे की तरफ ना देखें, तो वो बेहतर है। ठीक है। अगर आज का दिन कल से बेहतर है तो वो शुक्र करें खुदा का उस पे, ये ना देखें कि वो किसी और के मुकाबले में क्या है। बिल्कुल, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप तदरीस में ज़ाहिर है पहले भी इन्वॉल्व थे, लेकिन अब आप फुल टाइम विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर वो आ गए हैं, तो इज़ इट अबाउट रिसर्च या क्या है, हम ये भी जानना चाहेंगे। तो जी so I'm professor of medicine and otolaryngology head and neck surgery at UMS, तो उसमें हम मरीज भी देखते हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, और जो मेडिकल स्टूडेंट्स, रेजिडेंट्स, फेलोज हैं, उनकी तदरीस ट्रेनिंग का अमल भी जारी है, तो सारा इट्स अ कॉम्बिनेशन। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे पता है कि आपने आगे भी जाना था, आपने रिक्वेस्ट भी की थी। एक आखिरी सवाल अगर आप इजाज़त दें। आपकी तो बात हो गई, कलेक्शन कंपनीज की भी बात हो गई। जब आपने ये कार्ड भेजा अपने मरीजों को, और यकीनन उनके सर पे यही होगा ना यार कि मैं कैसे पैसे दूंगा, मैं दे भी सकता हूँ नहीं, या दे भी सकती हूँ या नहीं, उनसे कोई रिएक्शन आया आपकी तरफ? यकीनन कोई ना कोई जवाब तो आया होगा, तो वो क्या था? जी हाँ, बहुत आए, वो खुश थे सब, जाहिर है, और कुछ उनका थोड़ा सा भार जो है वो हल्का हो गया। तो जैसा कोई भी भार हो अपने जहन से, कंधों से हल्का हो जाए, तो आदमी की जो हालत होती है वो उनकी भी थी, और उन्होंने उसको एक्सप्रेस भी किया। तो आपको, विदाउट नेमिंग ऑब्वियसली द पेशेंट, लेकिन कोई ऐसा रिएक्शन जो आपको बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगा हो? बहुत ऐसे थे कि एक फिरजुरी तारी हो जाती थी, क्योंकि ना हम उस काबिल हैं ना उस जगह पे हैं, लेकिन वो उनका हुस्न ज़न था बड़े मरीजों का। जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे आया वो नोबेल लॉरिएट हैं डॉक्टर जेम्स एलिसन, जिन्होंने ये नई इम्यूनोथेरेपी 20-30 साल काम करने के बाद उस पे इजाद की है। उनकी एक पर्सनल ईमेल मुझे आई, आई हैव नेवर मेट हिम, डोंट नो हिम, और दैट वाज अमेजिंग। उन्होंने सिर्फ ये लिखा कि दिस इज डॉक्टर जेम्स एलिसन एंड आई जस्ट सेलिब्रेटेड विद यू what you were able to do, and of course he has changed the life of thousands of people from here on ever. बिल्कुल, तो बस अल्लाह ताला का एहसान है। बहुत शुक्रिया सर, और मैं डॉक्टर एलिसन के साथ हम भी आपको सेलिब्रेट करें, पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को भी सेलिब्रेट चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और देखिए अब यार ये बात होती है ना, अब मतलब आप इनकी बातें सुन रहे हैं, आई मीन, और ह्यूमिलिटी भी तो देखिए ना उसके साथ साथ, कि भाई मतलब जो हम दे रहे हैं वो हमारा है ही नहीं देने के लिए, वो किसी और की अमानत है। हमने बचपन से पढ़ते थे कि डॉक्टर मसीहा होता है। हाँ, तो मुझे लगता है कि परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर मसीहा होते तो शायद ऐसे होते। हाँ, हमारे यहाँ क्योंकि बहुत बात होती है कि मेडिकल प्रोफेशन में जो डॉक्टर्स हैं वो जाहिर है आपको चूस लेते हैं। और देखो ऐसे भी लोग होते हैं। देखें अगेन देखें, अब जैसे ये बात कर रहे थे ना, अब इन्होंने ये बात की और इन्होंने इसलिए ये काम नहीं किया कि भाई मेरी हेडलाइन बने। ये हेडलाइन आप 1000 तरीकों से बना सकते हैं, ठीक है ना। और शायद इनको पता ही नहीं था कि ये बात यहाँ तक फैलेगी, फिर हम हमारे से भी आके बात करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मतलब बड़ी मेरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, लेकिन अगेन इनकी ये बात जो है ना, ये थोड़ी मेरे साथ रहती है कि हर दिन लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं, आप कभी उनका नाम ही नहीं सुनेंगे। अब और ख़ास तौर पर नाज़रीन, मतलब ये मैं आपसे शेयर ही करूं कि अब आप यहाँ बैठे होते हैं ना और पूरे दिन आपको खबरें ही देखनी होती है। अब जाहिर है कि वो खबर वही बनती है जो बुरी होती है अक्सर ना, कोई एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया। तो जब आप दिन रात आप यही देख रहे होते हैं कि यार एक बंदे ने इसके साथ जुल्म किया, किसी और के साथ जुल्म किया, जैसे शो का आगाज़ कहाँ से हुआ था, 7 साल की लड़की के कत्ल से। लेकिन फिर आप ये भी देखते हैं कि ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, और कुछ नहीं तो एक थोड़ी उम्मीद की किरण। अच्छा, बहुत से ऐसे डॉक्टर, बड़ी अच्छी बात है, प्रोग्राम किए थे, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपनी छुट्टियों में यहाँ आते हैं, पाकिस्तान हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो अनसंग हीरोज भी हैं, और अनसंग नहीं रहना चाहिए वैसे। इनकी स्टोरियाँ ढूंढ करके मेरे ख्याल थोड़ी सी सिंगिंग तो बनती है, ठीक है ना।
जनाब आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।